कहते ही ज़हेब ने कमीज उतारकर दूर फेंका। शैला के ऊपर झुका, जो आंखें फाड़े इसे ही देख रही थी। इससे पहले कि शैला अपने नाखून इसके सीने पर गाड़ दी, ज़हेब ने इसके हाथों को बेड के साथ पिन किया। उसे में इसके होंठों पर झुका था। शैला फड़फड़ा कर रह गई थी। इसने शदीद मज़ाहमत की। ज़हेब के सामने सब बेकार किया। जब ज़हेब ने हाथ बढ़ाकर कमरे में जलती लाइट ऑफ कर दी, पूरी तरह इसको खुद में कैद कर फिर से झुका। शैला की सारी हिम्मत जैसे खत्म हो चुकी थी। ज़हेब का सारा वजन इस पर था। आंसू बहाती मज़ाहमत तर्क कर गई थी। ना चाहते हुए अपना आप ज़हेब को सौंप दिया था। ज़हेब फतामंदी से मुस्कुराया और इस पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा। इसने अपनी शरीके हयात के लिए जो रखी हुई थी, जबकि शैला खामोश इसकी दस्तरस में इसके रहमो करम पर पड़ी थी। ज़हेब अच्छी तरह से इस रिश्ते का एहसास दिला चुका था, अपना हक भी दिखा चुका था। वो चाहकर भी शैला इसे रोक ना पाई और वो बड़ी ही दीदा दलेरी से हक वसूल करने में लगा था। बॉस, शेर ने इस लड़की को किडनैप कर लिया है। मैंने इसका पीछा किया है, पर अचानक ही इसने इस गाड़ी की आंखों से ओझल हो गई। बॉस का आदमी सर झुकाए बोला, शेर, मुझे पता था ये कुछ ऐसा ही करेगा, पर मुझे वो चिड़िया चाहिए हर हाल में। बॉस धाड़ा था, जब तक शेर न चाहे वो ईमान को नहीं पा सकता। ऐसा कभी नहीं होगा। बॉस शराब हलक में उतारता इंतहा का गुस्से में था। शेर को बुलाओ। जी जी बॉस, इसका आदमी कहता वहां से बाहर निकला। मुबादा सर फिरा, बुड्ढा इसे ही न मार दे। बाहर निकलकर अख्तर ने बुरे तरीके से बॉस को घूरा था। इसने मंदी मंदी आंखें खोली। सर भारी सा महसूस हो रहा था। ईमान ने एक हाथ से सर को थामा। इसे महसूस हुआ कि इसका निकाब अभी तक लगा हुआ है। लम्हे में इसके हवास बहाल हुए और खुद को अनजान जगह, अनजान कमरे में पाकर यकदम उठ बैठी। सेकंड लगा था इसे याद आने में कि वो यहाँ कैसे आई। दोपहर से शाम अब रात होने को आई थी। वो बेड से उठकर खड़ी हुए दरवाजे की जानिब भागी थी। कोई है? दरवाजा खोलो। बदतमीज लोफर गुंडे, क्यों लाए हो मुझे यहाँ? तुम सुन रहे हो? दरवाजा खोलो। ईमान चीख रही थी, पर इसकी पुकार सुनने वाला कोई न था। इसने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, पर बेकार गई। ये दरवाजा कोडिंग लॉक था, जो शेर की मर्जी के बगैर खुल नहीं सकता था। वो थक हार कर आंसू बहाती फर्श पर बेड से टेक लगाकर बैठ गई थी। इसे वो वक्त याद आया जब अहमद ने इसे इसी तरह किडनैप किया था, फिर इसे निकाह कर लिया था। न जाने अब ये गुंडा क्या करने का इरादा रखता था। ये सोचकर ही ईमान की जान जा रही थी। इसे शिद्दत से अहमद और समीर याद आ रहे थे। वो आंसू बहाती ने पुकार रही थी कि इसके दिल की आवाज इन तक पहुंच गई। इसकी पुकार किसी तक जा पहुंची कि अहमद जरिश से जरूरी काम का कहकर वहां से निकला था। जरिश ने मना भी किया था कि पहले खाना खा ले, पर वो कैसे खा सकता था। इधर इसकी मुलानी की न जाने क्या हालत थी। इसे सजा देकर खुद कौन सा सुकून में था। इसे ये सजा खुद पर ज्यादा भारी पड़ती महसूस हो रही थी। वो तेजी से गाड़ी लेकर निकला। जरिश इसकी जल्दबाजी देखती रह गई। एक उम्मीद के तहत वो खिड़की की तरफ बढ़ी थी। रूम में खिड़की भी थी। इसने शीशे को हटाने की बहुत कोशिश की, पर वो भी दरवाजे की तरह लॉक था। खिड़की से बाहर के मंजर देखने लगी। घर से कुछ फासले पर लंबे घने दरख्त थे। आसपास और कोई घर न था। शायद कोई ये फार्म हाउस था जो जंगल में बना था। जंगल फार्म हाउस में था। रात में से धुंधला मंजर दिख रहा था। वो मजीद हरासा हुई थी। वो वापस इसी जगह पर आकर बैठ गई थी। सर घुटनों में रखकर अल्लाह से शिद्दत से दुआ करने लगी थी। न जाने से कितनी देर गुजरी थी जब इसे एक मध्यमती आवाज सुनाई दी, मौलानी। अपने नाम की सरगोशी में पुकार सुनकर ईमान चौंकी थी। ये आवाज अहमद, वो जो रो रो कर नढाल भूखी प्यासी फर्श पर बैठी थी, फौरन अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई। मौलानी। अब की बार गुस्से से नाम लिया गया था। ईमान जो वहम समझ रही थी, चेहरा यकदम खिल उठा था। ऐसा लगा जैसे वीरान बेयाबान जगह पर कोई अपना, बहुत अपना मिल गया हो। वो फौरन खिड़की की जानिब भागी थी, क्योंकि अहमद की आवाज इसी तरफ से आ रही थी। इसने पलट कर देखा, सामने अहमद माथे पर बर डाले इसे घूर रहा था। ईमान छोटे छोटे कदम उठाते इसकी तरफ आई थी। सही खोलोगी अब? अहमद ने दांत पीस कर कहा, जिसके होने का यकीन करती बिना पल के झपकाए देख रही थी। तुम भूरे बिल्ले, तुम आ गए। ईमान खुशी से चहकी थी, जबकि अहमद का दिल बिल्कुल भी दूरी पर आमादा न था। वो शीशे की दीवार को हटाकर जल्द अज जल्द अपनी मौलानी को बाहों में भरकर सुकून महसूस करना चाहता था। इसके लिए एक एक लम्हा सदियों से कम नहीं था। ईमान को वैसे ही खड़ा देख अहमद का दिमाग घूम गया था। नहीं खोल रही? अच्छा ना खोलो, छोड़ो इधर ही काली बिल्ली।
احمد نے زور کا ہاتھ دیوار پر مارا اور پیچھے کی جانب مڑا تھا۔ اس کے جانے پر ایمان ہوش میں آئی تھی۔ احمد یہ کھڑکی نہیں کھل رہی، ایمان رونی آواز میں بولی تھی۔ احمد جس نے ایک قدم اٹھایا تھا اس کی مدھم آواز پر رکا، پھر اس کی جانب پلٹا۔ کھلے گی، اب کوشش کرو۔ احمد نے ہاتھ پاکٹ میں ڈالے، اسے کہا تھا کہ وہ آتے ہی آٹو لاک ختم کر چکا تھا۔ اب یہ کھڑکی اندر سے دھکیلنے پر ہی کھل سکتی تھی، اس لیے وہ ایمان کو کہہ رہا تھا۔ دروازے سے آنے کا بھی وہ رسک نہیں لے سکتا تھا کہ شانی لانچ میں بیٹھا تھا اور شیرا غائب تھا۔ وہ خفیہ طریقے سے اس محل نما فارم ہاؤس میں آیا تھا جو جدید طرز سے بنا خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ خاص درختوں کے جھنڈ کے وسط میں بنایا گیا تھا، آس پاس گھنا جنگل اور اس کے درمیان بنا یہ سفید محل جو کہ شیر شانی کا ٹھکانہ تھا۔ اس محل کے لان کے ختم ہوتے گیٹ کے اس پار جنگل شروع ہو جاتا تھا۔ جنگل کا ایک حصہ اس محل میں تھا جسے بار لگا کر لگ کیا گیا تھا۔ جنگل کا یہ حصہ محل کے پچھلے حصے میں شروع ہوتا تھا، جبکہ سامنے والے حصے میں ایک طویل لان تھا۔ اس کے آگے ایک بڑا سارا گیٹ تھا جس کے درمیان ایک راہداری گزر کر گیٹ اور محل تک آتی تھی۔ احمد کا شیر و شانی سے ملنے کا کوئی موڑ نہ تھا۔ اس وقت وہ اپنی مولانی سی کے پاس جانا چاہتا تھا، اس لیے ایک نظر شانی کو دیکھ کر واپس پلٹا۔ شانی جو لیپ ٹاپ پر کوئی کام کرتا ہے اس کی موجودگی سے یکسر انجان رہا یا ناٹک کر رہا تھا۔ احمد مسکراتی نظریں ڈال کر کھڑکی کی جانب آیا تھا۔ ایمان نے جیسے ہی شیشے کو دائیں جانب دھکیلا وہ کھلتا چلا گیا۔ احمد نے ایمان کو سوچنے کا موقع بھی نہ دیا کہ سوچ سکتی، پہلے اتنی کوشش کے باوجود بھی نہیں کھلا اور اب ذرا سا ہاتھ لگانے پر وہ کھلتا چلا گیا۔ جبھی وہ چیتے کی رفتار سے اندر پھلانگ کر کھڑکی کو واپس بند کر چکا تھا۔ ایمان الجھی سی اس کی کاروائی دیکھ رہی تھی جب احمد اسے کھینچ کر خود میں بھیجا تھا۔ مضبوط بازو کا حصار اس کی کمر پر باندھ کر اپنے سینے میں قید کر لیا تھا۔ اس لمس کے اس عمل میں اس کے بازو میں اتنی شدت تھی کہ ایمان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ دل ہمیشہ کی طرح اس کے پاس آنے سے سر پر دوڑنے لگا تھا۔ احمد اسے خود میں بھیجے، سر اس کے کندھے پر رکھے، آنکھیں بند کیے خاموش تھا۔ اس کو بازو کے حلقے میں لیے سکون محسوس کر رہا تھا۔ اسے اپنی مولانے کی قربت میں اتنا سکون ملا تھا کہ اتنے دنوں سے جو وہ تڑپ رہا تھا وہ ساری تڑپ اس کو سینے سے لگاتے ہی ختم ہوتی چلی گئی تھی۔ اس کی سائیں پاس تھی، بہت پاس، اور وہ اسے محسوس کر سکتا تھا۔ ایمان اس کی اور اپنی دھڑکنوں کا تال میل کرتی اس کی پشت پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ احمد اور اس کا دل ایک ہی لے پر دھڑک رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد اس کے سینے پر سر ٹکائے ایمان مدھب آواز میں بولی تھی، احمد۔ سرگوشی میں میٹھی آواز میں جذبات اجاگر کرنے والے انداز میں نام لیا گیا تھا جو کہ اتنا سرور بخش ثابت ہوا کہ احمد جو تھوڑی اس کے سر پر ٹکائے کھڑا تھا اس کے رگوں پہ میں سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا اس کی بلی ایک بار اور پکارے، اس لیے خاموش رہا۔ جب ایمان نے اس کی طرف جواب نہ پا کر ایک ہاتھ سے سینے پر چٹکی کاٹی تھی، احمد کے لبوں پر سکون بخش مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اپنی مولانی انہیں اداؤں کا تو دیوانہ بنایا تھا۔ احمد اب کی بار اس کے سینے پر انگلیاں چلاتی پھر سے پکار گئی تھی۔ احمد کو اس کے لبوں سے اپنا نام اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ دل کیا بس اپنا نام اس کی زبان سے سنتا رہے، پر وہ اپنی کالی بلی کو جانتا تھا کہ اب جواب نہ دیا تو مولانی ایکشن میں آنے والی ہے، اور وہ جو سکون میں کھڑا تھا اس پل وہ دور ہو کر پھر سے بے سکون کر دیتی۔ بولو سہی۔ احمد تھوڑا سا دور ہوا، اس کا نقاب ہٹا دیا۔ سرخ گال، سرخ ناک، گلابی لب، سنہری روئی روئی سی ہلکی سرخی مائل آنکھیں، ٹھوڈی پر پڑتا گڑا اس کے دل نے بیٹ مس کی تھی۔ اس کے سائیں جیسے دنیا میں کوئی نہ تھا، وہ اس کی تھی اور اس کی جان، اس کی زندگی، اس کی جادوگرنی تھی۔ مولانی بس بھورے بلے کے ساتھ ہی جچتی تھی، بڑی خوبصورت جوڑی تھی ان کی، وہ خود سے موازنہ کر گیا تھا۔ احمد بنا پلکیں جھپکائے اس کی حسن کو، اس کی معصومیت کو نہارنے لگا تھا۔ اس کا سکتہ ایمان کی مدھم آواز نے ختم کیا تھا، وہ اچھا نہیں ہے، اس نے مجھے اغوا کیا، یہاں لے آیا۔ ایمان اس کی آنکھوں میں دیکھتی بتانے لگی تھی، جبکہ احمد خاموش اس کو سن رہا تھا۔ احمد وہ مجھے کہتا ہے کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے، میں اس کی ہوں، وہ کہتا ہے وہ تمہیں مار دے گا۔ ایمان اس کے سینے پر ہاتھ رکھے ٹپ ٹپ آنسو بہاتی بولی تھی، شش مولانی، بس ان آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں میں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں۔ تم صرف میری اور صرف اپنے بھورے بلی کی کالی بلی، اور کسی کی جرت نہیں ہے کہ میری بیوی کو یہ کہے۔ ایسے کہنے والوں کو میں جڑ سے نہ اکھاڑ دوں۔
वो यकदम धाड़ा था। ईमान ने जोर से आंखें मीची थी। अहमद इसका गाल सुलहाता इसे पुरस्कून करने लगा था, जो काफी बेचैन लग रही थी। भैया, मुझे भैया के पास जाना है। मेरे भैया कितने परेशान होंगे। इस गुंडे के आने से पहले यहाँ से भाग जाते हैं, नहीं तो वो भी तुम्हें मार देगा। वो बहुत खतरनाक है। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो अहमद। ईमान इसका हाथ पकड़कर बोली थी। रिलैक्स सही, कुछ नहीं कर सकता वो। अहमद ने इसे फिर से साथ लगाया था। तो हम चलते हैं ना, यहाँ मुझे घर जाना है ना। जबकि अहमद इसकी बात नजरअंदाज करता इसे वहीं खड़ा किए जमीन पर पड़ी स्टिक उठाकर 2 टुकड़े कर दिए थे। जितना सहारा लेना था ले लिया। आज के बाद मुझे तुम इन चीजों का सहारा लेती नजर ना आओ। खुद का सहारा बनो। तुम बिना सहारे के चल सकती हो और चलोगी, पर अगर तुम मुझे अब से स्टिक के साथ नजर आई तो बहुत बड़ी सजा मिलेगी तुम्हें। आई समझ? अहमद सर्द आवाज में बोला, इसे बाजू से थामकर तायद चाहिए थी कि वो दूसरी बार ईमान को स्टिक के साथ देख चुका था। उसके मना करने के बावजूद भी जब वो साथ उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं चाहिए, वो कोई भी बेजान चीज ही क्यों ना हो। ईमान ने घबराकर हाँ में सर हिलाया था। गुड गर्ल। वो खिड़की की जाने बढ़ा। वहाँ मौजूद पर्दे शीशे के दीवार पर आगे गिरा दिए थे, जबकि ईमान घबराई हुई इसी को देख रही थी, जिसे यहाँ से लेकर जाने की बजाय सुकून से खड़ा था। भूख लगी है? वो इसकी तरफ आया, इसका हिजाब उतारते बोला। थोड़ी देर पहले इसके गुस्से से ईमान सहमी खड़ी थी, इसीलिए इसे रोकने की जुर्रत तर्क किए खड़ी हाँ में सर हिला गई। अहमद ने इसका हिजाब खोलकर बेड पर उछाल दिया। अब उसके सामने शर्म से नजरें झुकाए खड़ी थी। अहमद ने इसके बाल, जो कि पिन में कैथे ने साथ किए, इसके लंबे घने बाल पुष्प पर आबशार की तरह झूल रहे थे। उसके सामने खड़ी उलझन का शिकार थी। फ्रेश हो जाओ, खाना लेकर आता हूँ। उसका गाल थपथपाकर इसे हैरान परेशान छोड़े कमरे से निकल गया था। वो उंगलियां मरोड़ती, कभी खिड़की कभी दरवाजे को देखती। वो जो खिड़की से आया था अब दरवाजा खोले बाहर निकल गया था, वो भी खाना लेने के लिए। क्या वो नहीं जानता था ये लोग कितने खतरनाक है? और लॉक, हाँ, अहमद बाहर कैसे निकल गया? इसने कैसे दरवाजा खोला? इसका दिल परेशानी में डूबा था। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी ये क्या हो रहा है। बहुत से सवाल जहन में आ रहे थे, जिनका जवाब वो जल्द अज जल्द चाहती थी। अहमद बेधड़ कमरे से निकलकर किचन की जानब आया था। इसने एक नजर भी शानी को न देखा था, जबकि शानी आंखें सिकेड़े अहमद को अपने घर में दनदनाता फिरता देख रहा था। अहमद के लबों पर चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट रक्सा हुई थी। शानी इसकी मुस्कुराहट पर जल भुन गया था। इसे बस शेरा का इंतजार था, फिर वो इसे अहमद के मुतालिक बताएगा। अहमद किचन में आया। आज सारा खाना ईमान की पसंद का बना हुआ था। इसने बर्तन में खाना निकाला और सारी चीजें ट्रे में रखकर बाहर आया था। अहमद ने सीटी बजाई कि शानी ने लैपटॉप से सर उठा के इसे देखा था। सो जाओ, शेरा आज नहीं आएगा, बहुत जरूरी काम में फंस गया है। अहमद ने संजीदगी से बोलकर आंख विंक की थी और सीढ़ियां चढ़ता कमरे में आया था। ईमान को वैसे खड़ा देख अहमद का पारा हाई हुआ था। मुलानी, तुम अभी तक वहीं खड़ी हो? अहमद ने घूरा। बदले में ईमान ने भी सुनहरी आंखें बड़ी कर घूरा। ये सब क्या है अहमद? क्या तुम जानते हो इन सबको? और मुझे तो इस लोफर गुंडे ने किडनैप किया, फिर तुम यहाँ कैसे? और आसानी से दरवाजे से बाहर जाना, जबकि मैं तो कोशिश कर भी नहीं खोल पाई। और अब ये खाना। कौन है वो शेरदिल? वो यकदम चीखी थी। ईमान को दिमाग मौफ होता महसूस हुआ था। ये सच है कि तुम्हें शेर ने ही किडनैप किया था और वही तुम्हें यहाँ लाया था। अहमद खाना टेबल पर रखकर ठहरे हुए लहजे में बोला था। तो हम अब तक क्यों हैं यहाँ? हमें यहाँ से चले जाना चाहिए और तुम होकर खाना लेकर आ रहे हो। ईमान खासा झुंझलाई थी। दिमाग पर जोर मत दो, जो कहा है वो करो, फिर सब बताता हूँ। अहमद अब की बार गुस्से से बोला था। ईमान जानती थी अहमद की मौजूदगी में किसी की हिम्मत नहीं कि वैसे छूना तो दूर की बात देख भी नहीं सकता। दिल में जो शेरे का खौफ पैदा हुआ था वो अहमद की केयर देखकर खत्म हो गया था। सही कुछ सोच में डूबे देख अहमद ने वार्निंग कैसे अंदाज में नाम लिया था। कदम इसकी जान बढ़ाई। से पता था मौलानी को सहारा चाहिए। ये लम्हा सई के पास पहुंचकर इसकी कमर में हाथ डाल चुका था। ईमान इसके सहारे चलती वॉशरूम तक आई थी। हाथ मुंह धोते हुए दिमाग अभी तक इसी तरफ उलझा हुआ था। वो चेहरा धोकर टॉवल की बजाय अपने दुपट्टे से साफ करती बाहर निकली थी। सामने अहमद खड़ा इसका इंतजार कर रहा था। जब आगे आया तो इसका हाथ पकड़कर अपने साथ सोफे तक लेकर आया। इसे बैठाकर खुद भी साथ बैठा था। सारा खाना अपनी पसंद का देख ईमान की भूख मजीद बढ़ गई थी और एक नया सवाल जन्म ले चुका था
किडनैप कर कर पसंद का खाना बनाने की क्या तुक बनती थी। शेर इसकी पसंद कैसे जानता था? जानता तो अहमर भी नहीं था, फिर अहमर जानता था कि वो क्या सोच रही है। अब अगर वो ये बताता कि शेर को इसी ने किडनैप करने का कहा था तो यकीनन मुलानी बेहोश हो जाती। इसीलिए ये वो सदमा बात के लिए रखकर अभी छोटे छोटे शौक दे रहा था। ईमान ने सवाल करने के लिए मुंह खोला कि इसी लम्हे अहमद ने बिरयानी का भरा चम्मच इसके मुंह में डाल दिया। ईमान घूरती चावल चबाने लगी, जबकि अहमद इसकी चम्मच से ईमान को खिलाता फिर खुद खाता रहा। खाने के दौरान इसने बोलने की मुकम्मल पाबंदी लगा रखी थी, बस और नहीं। ईमान इसके मुसलसल खिलाने पर चेहरा पीछे करते बोली थी। अहमद ने पानी का गिलास से लबों से लगाया और इसका बचा हुआ खुद पी लिया, जबकि ईमान हैरान थी कि ये वही पहले दिन नजर आने वाला नकचड़ा अहमद दुरानी है। चलिए, ईमान नजरें झुकाए हाथों की लकीरों को देखते बोली। नहीं। ईमान ने इसकी नहीं पर फौरन सर उठाया। क्यों अहमद, तुम मुझे यहाँ से लेने आए हो ना? ईमान ने किसी खदशे के तहत पूछा था। नहीं सही। अहमद ने सिगरेट जलाकर लबों में दबाई थी। मतलब तुम मुझे लेने नहीं आए? नहीं। सिगरेट का धुआं हवा में छोड़कर वो उठकर खड़ा हुआ था कि मुलानी के पास बैठकर नहीं पीना चाहता था। इसे कुछ फासले पर खड़ा इसे देख रहा था। तुम इस गुंडे को जानते हो? ईमान ने डरते सवाल किया था। हाँ। वो ईमान को फिर से सदमा दे गया था। ये सदमा पहले वालों से बड़ा था, पर इसने नहीं जो वो अभी नहीं तो बहुत जल्द देने वाला था। ईमान को जान जाती महसूस हुई। वो जो भी खाना खाने से थोड़ी सी हिम्मत मिली थी वो यकदम खत्म हुई। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मुलाजमा अंदर आई और खाने के बर्तन समेटकर स्पीड जल्दी से बाहर चलेगी। ईमान की जर्द बढ़ती रंगत देख अहमद ने सिगरेट फर्श पर फेंककर भारी बूट में मसली और इसकी जानिब आया। ईमान का सांस यकदम फूलने लगा था। इसे दम घुटता महसूस हुआ जब भी अहमद ने इसे पकड़ कर रुख अपनी जानिब किया। इसकी सुर्ख लबों पर झुका था। वो अपनी सांसें ईमान को दे रहा था। ईमान शदीद मज़ाहमत करती से दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी। अहमद की तशनगी बढ़ी थी। जिस बात के समंदर में तलातुम बरपा हुआ था, इसके लबों पर इस्तेहाक भरी गुस्ताखी कर पीछे हुआ था कि जज्बात अंगड़ाई लेकर बेदार हुए थे। जब बाहों में इसकी बीवी थी जिसके लिए वो जुनूनी हो चुका था, उसके सहर में जकड़ गया था जो इसमें दिल बनकर धड़कती थी। इस पर तन्हाई ये तिलस्माती माहौल जज्बात को मजीद भड़का गया था। उससे बामुश्किल सरकश जज्बों की लगाम खींच कर इसे इसके लरसते वजूद को बाहों में भरकर बेड की जानिब बढ़ा था। ईमान इसकी शिद्दत देखने के बाद कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। इसको बेड की जानिब बढ़ता देख चेहरा इसकी गर्दन में छुपा गई थी, जबकि इसका नाजुक सरापा अहमद की बर्दाश्त का इम्तहान ले रहा था। इसे बेड पर डाला, खुद इस पर झुका था। ईमान तेज से सांस लेने लगी थी। इसकी नरम गरम सांसें अहमद के चेहरे पर पड़ रही थी। जब वो मजीद झुका और इसकी पेशानी पर मोहब्बत की मोहर सब्त कर पीछे हुआ था, तभी हाथ बढ़ाकर इसकी मखसूस रग दबाई कि वो होशो खुद से बेगाना होगी। ऐसा करना जरूरी था। ईमान की गर्दन में मुंह छुपाए सरगोशी में बोला था, क्योंकि फिलहाल वो मौलानी को बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। ईमान के लिए नींद जरूरी थी। अहमद इसकी गर्दन पर लम्स छोड़ता पीछे हुआ और इसके बराबर लेटकर इसको अपने सीने से लगाए आंखें मूंद किया। इसे भी आज सुकून की नींद आनी थी।